Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों आज मैं आपको अर्थर ओनेल पढ़ाने वाला हूं और जैसे कि आपका एल्टीग्रेड इंग्लिश में ये राइटर लगे हुए हैं और इनका वर्क है द हेयरी एप, जो कि क्लास डिस्क्रिमिनेशन को लेकर एक फेमस वर्क है ओनेल का। तो सबसे पहले तो ब्रीफ में हम इनकी बायोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे और ब्रीफ में ही बताऊंगा, बाकी आप डिटेल में आप पढ़ लेना दोस्तों। मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा और लेकिन डिटेल में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस प्ले की समरी जो हेयरी एप है किस बारे में है। तो सबसे पहले तो हम ओनेल की थोड़ी सी बायोग्राफी जान लेते हैं, फिर उसके बाद बायोग्राफी में से जो मेजर पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूं। वैसे आप उसको आप खुद तैयार कर लेना और फिर उसके बाद हम चलेंगे हेयरी एप की तरफ। तो सबसे पहले ये इनकी बायोग्राफी। ओनेल का जो बर्थ हुआ था दोस्तों वो 16 अक्टूबर 1888 में हुआ था। मैं डायरेक्ट हिंदी बोल देता हूँ, इंग्लिश आप पढ़ते रहना, साथ साथ देखते चलना। तो ओनेल का जो बर्थ हुआ था वो 16 अक्टूबर 1888 में न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। ये एक सक्सेसफुल टूरिंग एक्टर के बेटे थे और इनकी जो स्टार्टिंग की लाइफ थी दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी थी। क्यों? कारण ये था कि ये कांस्टेंट मतलब ट्रैवलिंग होती रहती थी और जब कांस्टेंट ट्रैवलिंग होती रहती थी तो उसका स्ट्रेस इनके परिवार पर देखने को मिला और उस स्ट्रेस की वजह से इनके जो फैमिली मेंबर्स थे ना वो ड्रिंकिंग के एडिक्ट हो चुके थे, ड्रग्स के एडिक्ट हो चुके थे। इवन इनकी जो मदर थी वो ड्रग्स लिया करती थी और एक एज ए हैवी ड्रिंकर भी मेंबर्स बन चुके थे। और फिर उसके बाद इन परिस्थितियों में भी ओनेल ने अपना जो स्टडी थी, एजुकेशन थी, उसको स्टार्ट किया और इन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में स्टडी स्टार्ट की और लेकिन ये स्टडी मतलब एंड हो गई जल्दी ही। इनको प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, एक तरह से डिसमिस कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? फॉर ए प्रैंक। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ओनेल को यूनिवर्सिटी से, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से क्यों डिसमिस किया गया था? आपका आंसर होगा एक प्रैंक की वजह से इनको डिसमिस कर दिया गया था। फिर इन्होंने कैथलीन जेनकिंस से शादी की 1909 में। इनको एक बेटा भी हुआ और 3 साल बाद दोस्तों तलाक भी हो गया था। ठीक है ना, 3 साल बाद तलाक भी हो गया था और इन्होंने जो 2 साल थे वो एज ए सेलर, मैनुअल लेबरर अमेरिकन साउथ अमेरिकन पोर्ट्स पे इन्होंने काम किया और उसकी एक झलक आपको जो इनका वर्क है ना द हेयरी एप, जो कि एक शिप की कहानी है, तो एक जहाज की कहानी है दोस्तों, तो उसके बारे में है। तो उसमें आपको एक टच आपको इनका ऑटोबायोग्राफिकल देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों इन 1912 ओनेल वॉज डायग्नोस्ड विद ट्यूबरक्लोसिस। इनको ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोस हुआ और डॉक्टर ने बिल्कुल किसी भी प्रकार का जो तनाव था वो लेने से मना कर दिया, ज़्यादा स्ट्रेन लेने से, ज़्यादा फिजिकल वर्क करने से इनको मना कर दिया गया। और उस समय इन्होंने डिसाइड किया कि अभी अपनी राइटिंग के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे। तो ये अपनी राइटिंग के प्रति दोस्तों सीरियस होते चले गए और इस बीच में इन्होंने जो है इंटरेस्ट लिया काफ़ी प्ले राइट्स में। और प्ले राइट्स में जैसे कि ऑगस्ट स्ट्रिंडबर्ग के वर्क में इन्होंने जो है इंटरेस्ट लिया और इसी वजह से यही कारण था कि लिटरेचर में इनका जो इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था और ये एक आर्टिस्ट बनना चाहते थे और आर्टिस्ट बनने के लिए ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ मूव हुए। ठीक है ना, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए, इसके साथ साथ मैसाचुसेट्स भी ये गए और वहाँ पर इसके बाद इन्होंने हार्वर्ड में स्टडी करनी चालू की। और फिर उसके बाद ये दोस्तों ग्रीनविच विलेज में मूव हो गए न्यूयॉर्क के और फिर इसके बाद ये प्रोविंस टाउन गए मैसाचुसेट्स में और वहाँ पर ये बहुत सारे राइटर्स से मिले और इसमें सूजन ग्लेस्पेल से इनकी मुलाकात हुई और रेडिकल जर्नलिस्ट जॉन रीड से भी इनकी मुलाकात हुई। और इन राइटर्स से मिलकर इनकी मुलाकात के बाद इन्होंने क्या स्टार्ट किया दोस्तों? द प्रोविंस टाउन प्लेयर्स, एक थिएटर कंपनी थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ओनेल की कौन सी थिएटर कंपनी थी जो इन्होंने कुछ राइटर्स के साथ मिलकर स्टार्ट की? तो आपका आंसर होगा प्रोविंस टाउन प्लेयर्स। क्या आंसर होगा दोस्तों? प्रोविंस टाउन प्लेयर्स। इन्होंने एक थिएटर कंपनी स्टार्टेड की, डेडिकेट की और किस चीज़ के लिए? इंडिपेंडेंट वर्क्स के लिए। जो इंडिपेंडेंट वर्क्स के लिए इन्होंने थिएटर कंपनी को स्टार्ट किया। इनका फर्स्ट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनका जो फर्स्ट प्ले है वो कौन सा है? द वन एक्ट थर्स्ट।
द वन एक्ट थर्स्ट जो है इनका फर्स्ट प्ले है जो कि प्रोड्यूस्ड हुआ था 1916 में। दोस्तों उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, अच्छी तरह आप एंजॉय कर रहे होंगे क्लास को। मैंने थॉरली बता दिया ना चीज़ों को, तो जब आप एक दो बार पढ़ लोगे इस पीडीएफ को तो फिर दिमाग में बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या दिया हुआ है इनके बारे में, क्या बताया गया, तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। और दोस्तों ये बाकी इनके वर्क्स ही आ जाते हैं, डिजायर अंडर एम्स, द हेयरी एप, मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, तो और आइसमैन कम्स, ये वर्क्स आप देखते चलना इनके। इसके बाद दोस्तों इनको पुलिट्जर प्राइज मिला, ठीक है, और 4 पुलिट्जर प्राइजेस इनको मिले थे। और किस चीज़ के लिए? फॉर बियॉन्ड दी हॉरिजन के लिए, एना क्रिस्टी के लिए, स्ट्रेंज इंटरल्यूड के लिए और लॉन्ग स्टे जर्नी इनटू नाइट के लिए। और 1936 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला लिटरेचर के लिए। तो ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पुलिट्जर प्राइज और नोबेल प्राइज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको माइंड में सेट कर लेना है, अच्छी तरह से इनको तैयार करना है। अब इसके बाद दोस्तों सीधे आप आ जाइए इनके लास्ट पड़ाव पर कि न्यूमोनिया का कॉम्प्लिकेशंस हुआ था और किस वजह से इनकी डेथ हुई थी, डाइड फ्रॉम कॉम्प्लिकेशंस ऑफ न्यूमोनिया। और कब? नवंबर 27, 1953 में। और ये कहाँ पर? बोस्टन मैसाचुसेट्स में इनकी डेथ हो गई थी। तो दोस्तों ये थी इनकी लाइफ, जो कि मैंने आपको ब्रीफ में बताई। डिटेल में आप पूरा पीडीएफ अच्छी तरह से पढ़ लेना, इनकी बायोग्राफी का जो पोर्शन है उसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना। अब दोस्तों अब हम मूव करेंगे इनके प्ले की तरफ, ठीक है ना, जो इनका प्ले है उसकी तरफ मूव करेंगे। और ये जो प्ले है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, हेयरी एप, हेयरी एप जो प्ले है, सबसे पहले आप ये समझिए कि किस बारे में है। हेयरी एप किस बारे में प्ले है, ये पूरा आपको मिल जाएगा, इसकी समरी, कैरेक्टर्स वगैरह, ये मैं सारी पूरी पीडीएफ आपको दूंगा, जिससे आप इजीली एक बार पढ़ लेंगे, कहानी सुनने के बाद में एक बार और पढ़ लेंगे तो माइंड में पिक्चर बिल्कुल सेट हो जाएगी और अच्छी तरह से आप फिर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका आंसर बहुत अच्छी तरह से दे पा रहे होंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कैरेक्टर्स की। जो इसमें कैरेक्टर्स दिए हुए हैं उनकी हम बात करेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो कैरेक्टर हमारे बीच में आता है वो आता है मिल्ड्रेड डगलस का। मिल्ड्रेड डगलस जो है ये एक मेजर कैरेक्टर हम इसको कह सकते हैं। और ये जो कैरेक्टर है दोस्तों, यहाँ पर इसमें अगर जो हम दो कहें, एक तो मिल्ड्रेड डगलस और दूसरा यंग का कैरेक्टर, दीज आर 2 मेजर कैरेक्टर्स इन दिस प्ले। एक तो मिल्ड्रेड डगलस का और दूसरा यंग का कैरेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो मिल्ड्रेड की बात हम बात करते हैं दोस्तों, ये एक जो है ना अपर क्लास फैमिली की गर्ल है, ठीक है ना, ये एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट भी हम इसको बोल सकते हैं इस प्ले की, जो मिल्ड्रेड डगलस हैं, और ये अपर क्लास को बिलोंग करती हैं। और इनका मानना क्या है, ये अपने आप को एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में रिप्रेजेंट करती हैं। किस रूप में रिप्रेजेंट करती हैं? एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में रिप्रेजेंट करती हैं। और इनकी जो है, इनकी एक सोच है कि ये जो नीचे क्लास के लोग हैं, जो लोअर स्केल के, लोअर क्लास के पीपल हैं, उनके बारे में ये जाने, उनके बारे में जाने। और ये लेकिन उस जानने के चक्कर में, उस चीज़ को समझने के चक्कर में कुछ ऐसा कर जाती हैं जो कि उन गरीब लोगों के लिए अच्छा नहीं है। तो कहने का मतलब कि ये है कि जो ये पूंजीपति लोग होते हैं, ये कहीं ना कहीं इस दिखावे की दुनिया में गरीबों को परेशान कर ही देते हैं। और ऐसा ही यहाँ पर होता है। जो मिल्ड्रेड है, यंग के साथ जो उनका बिहेवियर हमें देखने को मिलेगा, वो यहाँ पर इस कहानी का मेन पार्ट होगा। और यंग, जैसे कि मैंने आपको बताया भी, यंग जो है वो एक मुख्य, यहाँ पर इसमें एक मुख्य कैरेक्टर के रूप में है, ठीक है ना, एक फायरमैन के रूप में है, मुख्य कैरेक्टर के रूप में है यंग जो है। लेकिन उससे पहले आप समझिए मिल्ड्रेड का कैरेक्टर आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं गार्ड की। अब गार्ड कौन है? इनका जो रोल है वो है जो कैदी होते हैं, जो प्रिजनर्स होते हैं, उनको एक पंक्ति में रखना, उनको एक पंक्ति में रखना।
और ये जब यांग को देखता है कि यांग इतना ताकतवर है तो उस चीज़ को देखकर ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होता है जो गार्ड है। अब इसके बाद दोस्तों लॉन्ग कौन है? लॉन्ग की अगर जो हम बात करें तो ये यांग का ही एक साथी है। सिंपल से शब्दों में समझने की कोशिश कीजिए, ये यांग का ही साथी है और ये भी एक फायरमैन ही है। ये भी कौन है? एक फायरमैन ही है। और ये किसका साथी है? यांग का साथी है। अब इसके बाद मिल्डर्स आंट, ये मिल्डर्ड की चाची हैं, ये तो आप समझ ही गए होंगे, ये मिल्डर्ड की आंट है। अब इसके बाद दोस्तों आता है पैडी का कैरेक्टर। अब पैडी कौन है? पैडी भी एक वर्कर है, शिपर ही, ठीक है ना। पैडी भी कौन है? एक शिपर वर्कर है। और यहाँ पर ये जो अपना अधिकतर समय है पैडी जो है वो रेवरी में स्पेंड करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन सा व्यक्ति रेवरी यानी कि डे ड्रीम्स, दिन में सपने देखता रहता है, तो ये पैडी है। और पैडी जो है, पैडी का और यहाँ पर यांग का हमें देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से दोनों की सोच यहाँ पर अलग अलग सोच है। अब पैडी का जो मानना है वो ये मानना है कि जो कैपिटलिस्ट हैं उनकी लाइफ अलग है और हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। और जबकि जो यांग है उसकी सोच अलग है, वो ये कहता है कि हम जैसे तो वो हो भी नहीं सकते, जिस तरह के हम हैं हम जैसे तो वो कभी बन भी नहीं सकते, यांग का मानना है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये किस बारे में कहानी है। दोस्तों ये सारे फायर वर्कर्स हैं। आपने देखा होगा जो जहाज है, जहाज को जब ऑपरेट करते हैं तो जो फायर वर्कर्स होते हैं उनके बारे में ये कहानी है, उनकी स्टोरी है। और किस प्रकार से, और यहाँ पर कोई एप नहीं है, मतलब हेयरी एप का मतलब होता है बालों वाला बंदर, लेकिन वास्तव में कहानी में कोई बंदर नहीं है, ये एक इंसान की कहानी है जिसको हेयरी एप के नाम से जाना जाता है। कैसे जाना जाता है, किन परिस्थितियों में वो हेयरी एप कहलाया, वो सभी मैं अभी आपका जो इंटरेस्ट है वो नहीं यहाँ पर खोना चाहता, तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें पता चलती चली जाएंगी। इसके बाद दोस्तों सेकंड इंजीनियर। सेकंड इंजीनियर कौन है? ये सेकंड इंजीनियर जो है ये मेल्डर्ड को स्टॉकहोल्म लेकर जाता है। स्टॉकहोल्म वही जो फायर वर्क का जो प्लेस है वहां पर ये लेकर जाता है और उस समय ये उसको अलर्ट भी करता है कि भाई तुमने वाइट कपड़े पहने हुए हैं, ये गंदे हो सकते हैं तुम्हारे कपड़े। तो उस समय जो मिल्डर्ड है, मिल्डर्ड क्या कहती है? मिल्डर्ड ये कहती है इससे कि कोई चिंता नहीं है मुझे, अगर जो मुझे यहाँ पर राख भी लग गई, मेरे ये कपड़े काले भी हो गए, तो कोई चिंता नहीं है, मैं इसको जो है ना समुद्र में फेंक दूंगी, जब मैं बाहर आऊंगी तो मेरे पास ऐसे पता नहीं कितने कपड़े हैं। तो यहाँ पर एक एरोगेंस हमें देखने को मिलता है। एक अपर क्लास सोसाइटी का, एक रिच फैमिली का होना, उसका एक एरोगेंस भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों यूनियन सेक्रेटरी है। यूनियन सेक्रेटरी जो है यहाँ पर जो यांग जब उनके पास जाता है तो वो उसको जो है ना वेलकम करते हैं। यूनियन सेक्रेटरी जो है, ये यूनियन सेक्रेटरी जो लेबर्स होते हैं इंटरनेशनल फर्म के रूप में उनके लेबर्स के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। जब ये वहां पर जाता है तो इनके बीच में आपस में बातें होती हैं। दोस्तों कहानी में जब आएगा मैं आपको बताऊंगा क्या किस्सा हुआ था। ये दोनों आपस में बातें करते हैं। सबसे पहले तो वो बहुत खुश होता है कि इसके साथ मिलकर कि कोई बंदा शिप से हमारे पास मूव हो रहा है, लेकिन बाद में जब वो यांग की सोच को देखते हैं कि वो तो कुछ चीज मतलब क्या करना चाहता है, कितना स्टूपिड वो चीज यहां पर करना चाहता है, तो उस वजह से वो यांग को जो है वहां से मतलब नौकरी नहीं देते, बिल्कुल भी अपने यहां पर अपॉइंट नहीं करते, और बल्कि उसको एक इडियट के रूप में वो मानते हैं कि ये तो स्टूपिड फेलो है। इसके बाद दोस्तों सबसे मेन आता है यांग का कैरेक्टर। यांग जो है एक फुट सोल्जर है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, a fireman, one who tends the massive furnaces that power of ship, who boasts that he loves the hellish heat of the stockhole in which he works। दोस्तों ये जो यांग है ये एक फुल मसल्स वाला व्यक्ति है और ये एक फायरमैन है और जो कि भट्टी में वहाँ पर काम करता है, और इसको ये कहना पसंद है, बल्कि इस तरह की शेखी मारता है कि इसको तो हेलिश हीट में रहना, इसको तपती हुई गर्मी में रहना बहुत पसंद है, और ये अपनी जो मैस्कुलिनिटी है उस पर इतराता भी है और खुद को एक माचो मैन के रूप में ये रिप्रेजेंट करता है। और कोई भी चीज़ ऐसी हो
जो सॉफ्ट हो, एसीसी हो, उसको ये हेट करता, उसको ये पसंद नहीं करता। इसको फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है। और ये जो व्यक्ति है, यही कारण है कि वो अपने आप को उन कैपिटलिस्ट से बेटर बताता है दोस्तों। और ये कहानी का प्रोटैगोनिस्ट भी है, जैसे कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो यंग जो है अपने आप को डिक्लेयर करता है कैसे, जो अन्य लोग हैं, अमीर लोग हैं, अपर क्लासेस पीपल हैं, उनसे अपने आप को बहुत ज्यादा ये ऊपर दिखाता है। लेकिन ये जो इसकी ताकत है, ये उसको कहीं ना कहीं शो करती है एक एनिमल के रूप में। और बाद में इसको एक नाम भी दिया जाता है, हेरी एप। तो दोस्तों, हेरी एप कोई और नहीं है, ये यंग ही है, ये एक इंसान है जिसको हेरी एप कहा जाता है इस कहानी में। और यहां तक कि आप ये देखिएगा कि ये जो ये मिल्ड्रेड का कैरेक्टर है, ये हेरी एप को जब देखती है तो उसको देख के, और जब हेरी एप इसकी तरफ देखता है तो मतलब यंग इसकी तरफ देखता है तो ये बेहोश भी हो जाती है और डर जाती है बुरी तरह से। तो यहीं से ये जो कहानी है, हेरी एप, ये आगे मूव होती है। तो दोस्तों, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से। ये जो स्टोरी आपकी है हेरी एप, तो सबसे पहले अब आपको पता चल गया होगा कि ये कहानी किस बारे में है। तो ये जो कहानी है दोस्तों, ये स्टोरी यंग के बारे में है मुख्य रूप से। और इसके अलावा ये मिल्ड्रेड की कहानी है। इसमें लॉन्ग का भी कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा, इसमें पैडी का भी कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। ये जो प्ले है, ये एक शिप्स फॉर कैसल में स्टार्ट होता है दोस्तों। और ये जो कहानी है, ये कहानी है जो फायरमैन है उनकी स्टोरी है। और ये जो फायरमैन है, ये शिप पर काम करते हैं और पूरे पूरे दिन ये बेचारे मेहनत करते हैं। और जब ये मेहनत करते हैं तो इनकी जो कंडीशंस हैं वो कैसी हो जाती हैं, इनकी जो कंडीशंस है वो ऐसी हो जाती है कि मतलब ये देखने में बहुत ज़्यादा अजीब लगते हैं, ये देखने में अच्छे नहीं लगते। और इसके साथ साथ ये जो लोग हैं, मतलब यानी कि जो ये फायर वर्कर्स हैं, ये जो हमें मतलब दिखाई पड़ते हैं इस तरह के कोयले में सने हुए काले पीले से, इस तरीके से ये फायर वर्कर्स जो हैं ये इसमें दिखाई देते हैं हमें इस स्टोरी में। जस्ट अ मिनट गाइस। जस्ट अ मिनट। दोस्तों, ये जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो प्ले है ये एक शिप पर स्टार्ट होता है। और जो ये फायर वर्कर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, फायरमैन हैं, ये वहाँ पर वर्क कर रहे होते हैं, उस शिप में वर्क कर रहे होते हैं। और उस समय ये जो है वहाँ पर ड्रिंक कर रहे होते हैं। जितने भी फायर वर्कर्स हैं ये क्या कर रहे होते हैं, ये ड्रिंक कर रहे होते हैं। और जब ये ड्रिंक करते हैं तो उस समय जो लॉन्ग है, लॉन्ग जैसे कि मैंने आपको बताया लॉन्ग इनके साथी ही है। तो लॉन्ग ये कहता है कि वो जो जिंदगी है जो ये व्यतीत कर रहे हैं, ये ऐसी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं जैसे कि मानो वो नर्क में रह रहे हों, वो एक बहुत बुरी जिंदगी व्यतीत कर रहे हो। और बल्कि जो अपर क्लास पीपल है, जो फर्स्ट क्लास पीपल हैं, जो उनसे ऊपर रहते हैं, मतलब वो फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर कहा गया है, तो वो उनको कैपिटलिस्ट क्लास के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। वो ये कहते हैं कि उनकी जीवन बहुत अच्छी है। जबकि जो यंग है, जो यंग है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है ना। यंग इस बात को नहीं मानता और वो ये कहता है कि हमारी जो ज़िंदगी है
वो उनसे कहीं ज़्यादा बेटर है। यंग अपनी लाइफ को किस तरह से रिप्रेजेंट करता है, मतलब यंग जो है वो इस प्रकार से दर्शाता है कि उनकी जो ज़िंदगी है वो कहीं ना कहीं उससे बेटर है। इतना क्लियर हुआ कि सबसे पहला जो हमें देखने को मिलता है दोस्तों, जो सीन फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि ये जो प्ले है ये एक शिप फोर कैसल में खुलता है, और यहाँ पर जो है ये लोग बातें कर रहे होते हैं। जब बातें कर रहे होते हैं तो ये ड्रिंक कर रहे होते हैं, और जब ड्रिंक कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जो लॉन्ग है, लॉन्ग के बारे में मैंने आपको बताया, लॉन्ग ये बात रखता है, ठीक है ना, लॉन्ग ये बात रखता है कि उनकी जो ज़िंदगी है, जो अपर क्लास पीपल की जो ज़िंदगी है वो हमसे ज़्यादा बेटर है। और ज़्यादा बेटर किस मामले में उन्होंने कहा, क्योंकि वो ये कहता है कि हम तो एक बुरी ज़िंदगी जीते हैं, हमारे पास मतलब हमारा कलर इस तरह का रहता है, हम कोयले में सने रहते हैं, राख में सने रहते हैं, और जबकि वो लोग जो हैं वो एक अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो यंग है इसको जो है ना, जब वो एक एक बात तो मैं बताऊंगा कि जब इनको एक शराब दी जाती है, एक बोतल दी जाती है, तो उस समय लॉन्ग ये भी कहता है कि भाई इसको तो मैं डबल दूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो है यंग जो है शरीर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और उस समय यंग भी कहता है कि मुझे सॉफ्ट चीज़ पसंद नहीं है, मुझे बल्कि हार्ड स्टफ ही मुझे अच्छा लगता है। और वो इवन उसमें भी जो है ना उसको एक विस्की में मतलब नशा नहीं होता, तो वो उस चीज को यहां पर बताना चाहता है। अब इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं सीन 2 में क्या होता है। यहाँ पर जो दोस्तों यहाँ पर जो सीन बदलता है, और यहाँ पर यंग मेल्डेड डॉकलेस जो है ये बैठी हुई हैं चेयर पर, और अपनी चाची के साथ में ये बैठी हुई हैं, और यहाँ पर ये बातें कर रहे होते हैं। जब ये बातें कर रहे होते हैं तो इनकी जो आंट है, ठीक है ना, जो इनकी जो आंट है वो उनके बारे में मतलब बातें करते हैं, ये सोशल सर्विस के बारे में बातें करते हैं, और उनको पता लगता है कि जो मेल्डेड है वो क्या करना चाहती है, वो कहीं ना कहीं गरीबों के टच में रहना चाहती है, उनकी मदद करना चाहती है। और आंट को ये चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, उसको लगता है कि ये आर्टिफिशियलिटी है। क्या लगता है उसको? कि ये आर्टिफिशियलिटी है, ये कोई एक बनावटपना है जो ये दर्शा रही है। लेकिन जो मेल्डेड है इसने डिसाइड कर लिया है कि ये वहाँ पर उनके वर्कर्स के बारे में जानना चाहती है, कॉमन पीपल के बारे में जानना चाहती है, ये स्टॉक हॉल को जाना चाहती है। स्टॉक हॉल वही प्लेस है दोस्तों जहाँ पर कोयले पर वर्क होता है, मतलब काम होता है जहाज में, जब जहाज को चलाया जाता है तो लीड किया जाता है उसको, तो वो उस स्थान पर जाना चाहती है, उनके लाइफ स्टाइल को जानना चाहती है, और जो जहाज का कप्तान है उससे वो एक परमिशन भी इस चीज़ के लिए ले लेती है। और उसके पास अपने फादर का लेटर भी था, जो कि शिप लाइन के चेयरमैन हैं। अब इसके बाद जो सेकंड इंजीनियर है दोस्तों, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, सेकंड इंजीनियर जो है ये इनको स्टॉक हॉल लेकर जाते हैं, और लेकिन जब ये लेकर जाते हैं तो इनसे वो सजेस्ट करते हैं भाई तुम्हारी जो ड्रेस है, वाइट ड्रेस है, ये गंदी हो जाएगी और इस पर डर्ट लग सकती है, इस पर ऑयल लग सकता है। तो उस समय माइल्डेड का रिप्लाई क्या होता है? माइल्डेड का रिप्लाई ये होता है कि वो इसको बाहर फेंक देगी जब वो बाहर निकल कर आएगी, क्योंकि उसके पास बहुत सारी ड्रेसेस हैं, तो वो इसको नहीं पहनेगी। दोस्तों दो सीन जो स्टार्टिंग के 2 सीन्स हैं, आई होप कि ये क्लियर हो गए होंगे। फिर हम चलते हैं सीन 3 की तरफ। इसमें टोटल सीन 8 हैं, तो इनको समझते हुए चलना। और जब ये स्टॉक हॉल में जाती है तो वहाँ पर जो बिल्कुल बिना कपड़ों के लोग होते हैं, उनको पसीना आ रहा होता है, वो डर्टी होते हैं, और वो जो है पूरे के पूरे कोयले से सने हुए होते हैं। हाथ में उनके जो है कोयले को ऊपर करने वाला जो एक फावड़ा टाइप होता है, वो एक वेपन वो उनके पास रहता है, जिसकी वजह से वो शिप के इंजन को मूव कर पाते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक हीट से भरा हुआ वहाँ पर स्थान है। और जो पैडी है, पैडी बिल्कुल थका हुआ है, और उस समय पैडी को जो यंक है वो उसको भला बुरा कहता है, और वो उसके मतलब अपनी पावर को दर्शाता है। और यहाँ तक कि वो ये इस बात को कहता है कि हम जो है
किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? हम एक साहस के लिए जाने जाते हैं, अपनी फिजिकल पावर के लिए हम जाने जाते हैं। और ये जो हमारा जो वर्क है, ये हमारे करेज को रिप्रेजेंट करता है। किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? करेज को रिप्रेजेंट करता है। और इसके साथ साथ दोस्तों वो जो यांग था अपने काम में पूरी तरह से बिजी था, उसको जरा भी थकावट नहीं होती। अब जो मिल्ड्रेड है, मिल्ड्रेड जब यांग को देखती कि मतलब इतनी ताकत है इस आदमी के अंदर, मतलब वो उसको एक जानवर की तरह लेती, मतलब ये तो जानवर की तरह लगा हुआ है, इतनी पावर इसके अंदर है। और उस समय अचानक से जो यांग है, यांग उसको देख लेता है, सेंडिंग ए वेनमस हेटफुल ग्लेयर एट हर, और वो उसकी तरफ एक घृणात्मक नजरों से देखता है, नफरत भरी नजरों से, क्योंकि उसको पता है अपर क्लास पीपल ऐसे होते ही नहीं है जैसे हम होते हैं। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं। तो जब वो ऐसे वो देखता है तो वो डर जाती है, और डर के साथ साथ वो फेंट हो जाती है। और उस समय वो चिल्लाती कि मुझे यहां से लेकर जाओ, मुझे यहां से बाहर निकालो। और शी कॉल्स यांग अ फिल्दी बीस्ट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हु कॉल्स यांग अ फिल्दी बीस्ट, यांग को फिल्दी बीस्ट कहकर कौन पुकारता है? तो मिल्ड्रेड है। मिल्ड्रेड जो है वो यांग को फिल्दी बीस्ट कहकर पुकारती है। अब यांग को इंसल्ट फील होती है कि ये तो भाई मेरी इंसल्ट की गई, ये तो मेरा अपमान किया गया है। और वो उसी समय अपने शॉवल को क्या करता है, वो उसको फेंक देता है। और जिसको देखकर, जिसकी पावर को देखकर वहां पर आई थी, तो उसको वो वहां पर फेंक देता है। घृणात्मक रूप में यांग जो है फेंकता है। यांग दूसरे फायरमैन से बिल्कुल अलग है। यांग ने क्या किया, अपने काम करने के बाद भी, शिफ्ट खत्म होने के बाद भी अपने आप को वॉश नहीं किया। बाकी जो लोग हैं वो अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं, जबकि यांग जो है वो बैठ जाता है। वो कोयले में सना हुआ है, वो धुएं से सना हुआ है। और इसके साथ साथ जो उसके साथ घटना घटी है वो उसके बारे में सोचता है। जो भी उसके साथ घटना घटी उसके बारे में सोचता है। उसको जो उसके साथी लोग हैं वो उसको टीज भी करते हैं, चिढ़ाते भी हैं। वो यहां तक कि ये कहकर पुकारते हैं उसको कि उसको शायद प्यार हो गया है, ठीक है ना। और स्टॉकहोम की स्ट्रेंज विजिटर जो आई थी उससे प्यार हो चुका है। और वो बिल्कुल साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मेरे मन में मिल्ड्रेड के लिए केवल और केवल नफरत है, मेरे मन में उसके लिए कोई भी प्यार नहीं है। और जो लॉन्ग है, लॉन्ग यहां पर यह कंप्लेन करता है कि जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने उनको क्या बना दिया, एक एग्जीबिशन के रूप में बना दिया कि हम लोग क्या है, प्रदर्शनी है, हम लोग उनके लिए प्रदर्शनी है। और हम सभी क्या है, बंदर हैं, हम सभी बंदर हैं जिन बंदरों का तमाशा जो है बाहर के लोगों को दिखाया जाता है। और वो ये भी बताता है कि जो मिल्ड्रेड है, मिल्ड्रेड एक स्टील मैग्नेट, ठीक है ना, स्टील मैग्नेट की डॉटर है, यानी कि एक स्टील के बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनकी ये बेटी है जो मिल्ड्रेड है। और इस समय पैडी ये कहता है, पैडी का सजेशन था, पैडी ये कहता है कि जो मिल्ड्रेड की विजिट रही, मिल्ड्रेड की विजिट जो रही, जो जू के लिए मिल्ड्रेड की विजिट रही, वो कुछ इस प्रकार की थी। मिल्ड्रेड की जो विजिट रही जू की, वो इस प्रकार की थी कि जैसे कि मानो कि वो किसको देखने आई हो, वो बंदरों को देखने आई हो, यहां पर वो जानवरों को देखने आई हो। और पैडी उस समय ये भी कहता है, जब पहली बार में उसने यांग को देखा तो ये तो एक प्रकार का प्यार था कि उससे प्यार करने लगी, और उसको ऐसा लगा कि जैसे मानो उसने क्या देख लिया हो, एक हेयरी एप को देख लिया हो। दोस्तों यहां पर हमें लगता है कि जो टाइटल है ये सुटेबल है। स्टार्टिंग में हमें लगता है कि इंसान के बारे में बातें हो रही हैं, यहां पर कोई जानवर अभी आया नहीं, कोई हेयरी एप आया नहीं। तो ये हेयरी एप जो है, क्योंकि यांग के भी शरीर पर बड़े बड़े बाल थे, और दूसरी बात कि वो कोयले से सना हुआ भी था, और मेहनती भी बहुत ज्यादा था, जानवर की तरह वो काम करता था। तो इस वजह से यहां पर जो पैडी है वो इस बारे में सजेस्ट करता है, और वो ये बताता है, वो ये कहता है कि जो मिल्ड्रेड है, मिल्ड्रेड को क्या लगा होगा कि उसने क्या देखा, एक हेयरी एप को देखा, और जो कि जू से एस्केप करके निकला हो। और इसके साथ साथ वो उसके शॉवल फेंकने पर भी उसका मजाक लेता है जो पैडी है यांग का, और उसको एक टाइटल मिल जाता है हेयरी एप का। अब जो है यांग को बुरी तरह से नफरत हो चुकी है, उसकी जो नफरत है वो एक वायलेंस के रूप में यहां पर तब्दील हो चुकी है।
अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है, यांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। यांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बाकी जो लोग हैं वो उसको जो है उसका गुस्सा ठंडा करने के लिए बोलते हैं भाई थोड़े से कूल हो जाओ, और तुम्हारी जो ये वो है मतलब एक तरह का राइवलरी है वो, या फिर तुम्हारा जो एक उसके प्रति एक हेट्रेड है वो भी तुम निपटा लेना, लेकिन फिलहाल तुम कैसे हो जाओ, फिलहाल तुम कूल हो जाओ। अब ये जो सीन 5 है दोस्तों, ये कुछ देर बाद का होता है जब जो है शिप रिटर्न होता है पोर्ट के लिए, और जो यांग और लॉन्ग है वो 5th एवेन्यू पर आते हैं न्यूयॉर्क में। 5th एवेन्यू ऐसा मान लीजिए जैसे कि दोस्तों जैसे दिल्ली का सीपी हो, दिल्ली का एक कैनॉट प्लेस हो, क्योंकि सब कुछ एक मार्केट, बड़े मार्केट प्लेस, सुपर और अपर क्लास लेवल का मार्केट, तो इस तरह का एक स्थान है जहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, अच्छा खासा मार्केट है। तो वहाँ पर ये 5th एवेन्यू पे आते हैं न्यूयॉर्क में और बातें कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो यहाँ पर जो लॉन्ग है वो अपनी पॉलिटिकल रिटोरिक के बारे में बातें करता है और वर्किंग क्लास के बारे में बात करता है, जबकि यांग जो है, यांग उस चीज के बारे में नहीं सोचता है। यांग की जो सोच है जो अपर क्लास के बारे में और मुख्य रूप से मेल्डर्ड को लेकर वो बिल्कुल अलग है, और वो उसको एक सबक सिखाना चाहता है, और वो उसको एक सबक सिखाना चाहता है। और वो ये कहता है कि उसको ये लगता है कि वो फिट नहीं है और ही इज इन और बिलोंग एनीवेयर, कि उसको ये लगता है कि मतलब वो कहीं भी फिट नहीं बैठता है। और उस समय वो वहां पर क्या देखते हैं, वहां पर ज्वेलरीज देखते हैं, एंड द फर्स्ट इन द विंडोज ऑफ द स्टोर्स, और फर्स्ट देखते हैं विंडोज ऑफ द स्टोर में, और उनके प्राइसेस को देखकर, उनके रेट को देखकर वो बहुत ज़्यादा जो है मतलब सरप्राइज्ड हो जाते हैं एक तरह से। और वो ये कहते हैं कि जो साधारण लोग हैं उनकी तो पकड़ से ये चीज़ बहुत दूर है। अब जब ये चीजें वो देखते हैं तो यांग को गुस्सा आता है अपर क्लास पीपल के ऊपर, मतलब जो वो लोग कर सकते हैं हम नहीं कर सकते, उस लेवल पर उन चीजों को हम नहीं ले सकते, वो हमारे लिए नहीं है। तो यांग को गुस्सा आ जाता है, और स्पेशली मिल्ड्रेड की बातों से। तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि मुझे तो पंगा लेना है, मुझे एक पंगा लेना है इन लोगों से, और वो उसी चीज का मतलब जो है डिसाइड कर लेता है। तो वर्बली अटैक करना चालू कर देता है। जो आने जाने वाले लोग हैं उनको जो है वो कुछ ना कुछ भला बुरा कहता है, ठीक है ना, उनको बुरा कहता है। और उस समय जो लोग हैं वो उसको इतना सीरियस नहीं लेते हैं, वो उसका इतना सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन एक फिर भी एक फिजिकल वायलेंस के लिए उसको पुलिस के द्वारा रोका जाता है और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब यांग जो है कहाँ आ जाएगा दोस्तों, जेल में आ जाएगा। अब ये सीन 6 चल रहा है, यांग अपनी हरकतों की वजह से जानबूझकर एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो जेल में आ गया है, और जेल में जो है वो एक पिंजरे में रखा गया है, जैसे कि एक जू में एक जानवर को रखा जाता है ना, तो एक पिंजरे में कैद है। और जो अन्य जो लोग हैं वो उसका मजाक बनाते हैं, जो अदर पीपल हैं वो उसका मजाक बनाते हैं। अब वो सारी बातें फिर वो बताता है कि उसके साथ क्या हुआ, किस प्रकार से मिल्ड्रेड उसके पास आई स्टॉकहोल्म में, और किस प्रकार से उसने उसका मजाक उड़ाया। वो सारी की सारी बातें उन लोगों को बताता है। तब एक थोड़ी बहुत सहानुभूति जो है उसको प्रिजनर से मिलती है, और उनमें से ही जो वन ऑफ द प्रिजनर्स है वो उसको इन्फॉर्म करता है कि जो मिल्ड्रेड के फादर्स हैं वो जो है एक स्टील ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं। कौन है, स्टील ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं। और वो तभी उसको सजेस्ट किया जाता है कि उसको एक लेबर एक्टिविस्ट वॉबिल्स को ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है। किसको ज्वाइन कर लेना चाहिए दोस्तों, वॉबिल्स को ज्वाइन कर लेना चाहिए। और इसके साथ साथ ये जो यूनियन है, ठीक है ना, ये जो यूनियन है वो किस बारे में यूनियन है दोस्तों, ये यूनियन ऐसी यूनियन है जो कि लेबर्स को मतलब एक तरह से सपोर्ट करने वाली यूनियन है, उसको ज्वाइन करने की उसको बात की जाती है। और जिसको दोस्तों मैंने आपको बताया इंटरनेशनल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड वॉबिल्स जो है यूनियन ऑफिस है, उसके बारे में बात, उसको ज्वाइन करने की बात की जाती है। और वो वहां पर पहुंच भी जाता है, ठीक है ना, जब उसको वहां से जेल से छूट जाता है, वहां पर पहुंच जाता है। तो वो लोग जो हैं जब वो वहां पर पहुंचता है तो उससे उसका रियल नेम पूछा जाता है, और वो यूनियन मेंबर्स होते हैं वो बड़े खुश हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि एक फायरमैन आया है जो कि जहाज से आया है, शिपिंग लाइन से आया है,
और वो उनके लिए काम करना चाहता है, उनके साथ मिलकर काम करना चाहता है, तो उनको बहुत अच्छा फील होता है। अब वो कारण पूछना चाहते हैं कि यंग आखिर हमारे इस कम्युनिटी को, इस सोसाइटी को क्यों ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन किस चीज के लिए ज्वाइन करना चाहता है। अब उस समय वो ये उससे पूछा जाता है, दे आस्क वेदर ही वांट्स टू चेंज द इनइक्वालिटी ऑफ द वर्ल्ड, की वो वर्ल्ड की इनइक्वालिटी को चेंज करना चाहता है विद लेजिटिमेट डायरेक्ट एक्शन और विद डायनामाइट। वो डायरेक्ट एक्शन से, डायनामाइट से चेंज करना चाहता है। दोस्तों ये तो उन्होंने मतलब एक पावर के लिए एक इंटेलेक्चुअल लेवल के रूप में उनको रिप्रेजेंट किया, लेकिन उसने डायनामाइट को यहां पर एक बॉम्ब के रूप में लिया जो यंग है। और वो क्या कहता है, ही रेस्पॉन्ड्स दैट डायनामाइट इज द आंसर। वो कहता है डायनामाइट सही उत्तर है एंड इंडिकेट्स हिज डिजायर टू ब्लो अप द डॉगलेस स्टील ट्रस्ट। और वो ये कहता है कि मैं डॉगलेस स्टील ट्रस्ट को बम से उड़ा दूंगा और उसके प्रेसिडेंट को भी खत्म कर दूंगा। और जब ये बात जो है ये यूनियन को पता चलती है, यूनियन सुन रही होती है, तो यंग को मेंटली अनस्टेबल और डेंजरस उनके द्वारा कहा जाता है कि ये तो बड़ा खतरनाक इंसान है, और ये इंसान नहीं बल्कि एक जानवर के रूप में है, तो इसको तो यहाँ से मतलब इस पे हम किसी भी कीमत पे ये हम इसको नहीं रख पाएंगे। और वो उसको मतलब वहां से मना कर देते हैं, वो अपना मेंबर उसको नहीं बनाते। अब इसके बाद दोस्तों ये कहाँ आता है, एक मंकी हाउस में आता है, जू पे। मतलब एक जो आपने देखा हो मंकी हाउस, मतलब एक बंदरों का जो केज होता है वहां पर ये आता है और वहां पर ये जानवरों से बातें करता है, और जानवरों से बातें कर रहा है कि उसके साथ साथ जो हुआ, जो उसके साथ शहर में हुआ उनके बारे में बातें कर रहा है। तभी जो है एक गोरिल्ला उसको रेस्पॉन्स करता है, उसकी चेस्ट की तरफ को मतलब मूव करके वो उसको रेस्पॉन्स करता है, और वो यंग को लगता है भाई अब हम सेम मेंबर्स मिले हैं, ये गोरिल्ला भाई मेरा अपना है, ये गोरिल्ला जो है मुझे सपोर्ट कर रहा है। और वो एनिमल्स के जो फील है उसको देखकर मतलब एक आश्चर्य रूप में हो जाता है। और इसके साथ साथ वहां पर यंग डिसाइड करता है कि वो उस एप से मतलब उस गोरिल्ला से हाथ मिलाए, और वो उसको हाथ मिलाने को जाता है। जैसे ही वो उसको हाथ मिलाने को जाता है तो वो गोरिल्ला जो है वो उसको अपनी तरफ एक अंदर को कर लेता है, और एकदम जैसे उसकी छाती से लगता है गोरिल्ला जो है यंग की। और तभी यंग को वो गोरिल्ला नीचे ग्राउंड पर गिरा देता है और उसको मार देता है, और वो मर जाता है। और यहां पर हमें रियलाइज होता है कि ही बिलोंग्स नोवेयर, कि वो वास्तव में कहीं पर भी बिलोंग नहीं करता। और ये कहानी बनती है एक हेयरी एप की, यानी कि यंग की कहानी। तो दोस्तों उम्मीद है कि स्टोरी आपको समझ में आई होगी। ये पूरी पीडीएफ है जिसमें आपको इसकी थीम, इसके कैरेक्टर्स और जो एक एक सीन मैंने आपको बताया है, एक बार आप और पढ़ लेंगे तो दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह बैठ जाएगा, आप कभी भूल नहीं पाएंगे। उम्मीद है कि स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों कहानी समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके भी मुझे जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।